हेलो एवरीवन, O2IAS एकेडमी के करंट अफेयर एक्सप्लेन सेशन में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा LTRO लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड LTRO 2.0 यील्ड फाइंड की ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको आउटलाइनिंग बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस ओवरऑल लेक्चर को कवर करेंगे। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दो चीज़ें मैं बेसिक्स बताऊँगा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और MSF के बारे में। इनमें ही कुछ समस्याओं के कारण RBI ने नया टूल यूज़ करा, दैट इज़ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। 15 फरवरी ऑनवर्ड्स इस टूल को बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी करे जा रहे हैं समय के हिसाब से। देन हम लोग बात करेंगे टारगेटेड LTRO की, और रिसेंटली 17 अप्रैल को टारगेटेड LTRO 2.0 RBI ने लॉन्च करा है विद सर्टेन चेंजेस। इनके बेसिक्स क्या रहे, बेसिक्स हम क्यों समस्याएं आई और हमने इन टूल्स को चूज़ करा, और क्या क्या चेंजेस हमने करे, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करूंगा। ये टॉपिक प्रीलिम्स रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं एज वेल एज मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिनको ये थोड़े बहुत बेसिक्स मालूम है वो शायद फास्ट फॉरवर्ड करके आगे के टॉपिक्स देख सकते हैं। इस सेशन का जो PDF रहेगा एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो O2IAS एकेडमी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड और iOS मोबाइल फ़ोन्स पे, जिनमें बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं सिविल सर्विसेज प्रेपरेशंस के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इकोनॉमी का सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि ये एक कंटेम्पोरेरी सब्जेक्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब तक हम न्यूज़ के साथ रिलेट नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RBI की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो बैंक्स को प्रोवाइड करी गई है सो दैट कि वो अपनी शॉर्ट टाइम जो मनी लिक्विडिटी उसको मेंटेन करने के लिए RBI के हेल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको दो टर्म्स में देखा जाता है। LAF को हम कहते हैं दीज आर द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों के दोनों ब्याज दर है। रेपो ट्रांजैक्शन में RBI बैंक को पैसा देता है 1 से लेके 28 दिन तक का। अगर बैंक को कोई पैसा चाहिए तो RBI उसको उधार में पैसा देता है और उस पर ब्याज चार्ज करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाता है। और बैंक भी बदले में कुछ ना कुछ गिरवी और सिक्योरिटीज़ रखता है रहन कलेक्ट्रल के रूप में, जिनको दैट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, और वो रेट पहले से ही डिसाइडेड होता है जिसको रेपो रेट कहा जाता है। अब इस रेपो ट्रांजैक्शन में बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए उसका जो लिक्विडिटी क्रंच था वो दूर हो गया। RBI ने उसकी हेल्प कर दी, RBI ने उससे ब्याज भी ले लिया, और इसी को पॉलिसी रेट या बेंचमार्क रेट भी बोला जाता है। और ये डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। कैसे करता है? बैंक ने RBI से पैसा लिया है तो अपनी जेब में तो रखेगा नहीं, वो आगे लेंड करेगा। वो किसको लेंड कर सकता है? वो कॉमन पब्लिक को लेंड कर सकता है। आम इंसान, हमारे आपके जैसे आम इंसान है, वो किसी छोटे बिजनेसमैन को लेंड कर सकता है या वो किसी बड़े बिजनेसमैन को लेंड कर सकता है। जब लोग बैंक से लोन अवेल करेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट में डिमांड राइज करेगा, एंड हेंस इज द इकोनॉमी एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल था और RBI इसी को यूज़ करता था। जब भी ब्याज दरें चेंज करी जाती हैं तो इनको की पॉलिसी रेट्स या बेंचमार्क रेट्स के नाम से आप न्यूज़ में देखते हो। इसी का ही रिवर्स वर्जन है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक के पास सरप्लस पैसा होता है तो वो अपना पैसा RBI को दे देता है और RBI बदले में उस पर भी ब्याज पे करता है बैंक को। Yes, this is रिवर्स रिपो का ट्रांजेक्शन। सिमिलरली जब कॉमन मैन बिजनेसमैन अवेलेबल नहीं है लोन लेने के लिए, बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी है, तो उस लिक्विडिटी को वो RBI को देके उस पर ब्याज RBI से लेता है। नॉर्मल सिनेरियोज में जो रिवर्स रेपो का ब्याज दर है वो रेपो रेट से कम रहता है। अभी प्रेजेंटली इसको और ज़्यादा कम किया गया, उसका कारण मैं आगे बताऊंगा।
तो ये दो दो टूल थे आरबीआई जो नॉर्मली यूज करता है अपनी ओवरऑल लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। एक अनदर टूल है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ बोलते हैं। 2012 ऑनवर्ड्स आरबीआई ने इसको भी यूज करना शुरू करा था। इसको यूज करने का मेन मोटिव ये था कि अगर बैंक को थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म में, यानी कि विद इन वन डे, एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो वो काफी ज्यादा अमाउंट पैसा, लगभग 1% ऑफ टोटल एनडीटीएल आरबीआई से बोरो कर सकता है विदाउट कलेटरल कर सकता है। यहाँ पे तो कलेटरल दिया जा रहा है ना कुछ गिरवी रख रहे हैं, तो वहां पे एक दिन के लिए उसका ब्याज दर अलग से आता है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोनों के दोनों लिक्विडिटी को मेंटेन करने के टूल्स है। अब इनमें कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के कारण हमें नए टूल्स में जाना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या ये थी, इन अ प्रीवियस स्लाइड यू विल गेट टू नो कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया, रेपो रेट को कम किया तो बैंक को सस्ते रेट में पैसा मिल गया, लोन मिल गया, और बैंक उस पैसे को आगे भी सस्ते रेट में देगा, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में ब्याज की दरें कम हो तो वो रेपो रेट को कम करने की कोशिश करता है, और हेंस वो उम्मीद करते हैं कि बैंक भी ये पैसा आगे लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को इसका लाभ मिले और इकोनॉमी में दोबारा वो एनिमल स्पिरिट्स वाला हाल जागे, इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। बट पिछले कुछ टाइम में ऐसा हो नहीं रहा था। आरबीआई जितना मर्जी रेट कट करे, मल्टीपल रेट कट्स किए गए, लेकिन बैंक के द्वारा वो ट्रांसमिशन आगे नहीं करा गया। हमारे इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी, एमसीएलआर वगैरह में, वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो आरबीआई को पता लगा कि भाई बैंक सेट हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उसका बहुत कम प्रतिशत ये रेपो और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से हमें मिलता है। एक टाइम पे वो 0.75% ऑफ टोटल एनडीटीएल क्या होता है मुझे आप कमेंट करके बताओगे, या मैं किसी और वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आप समझिए टोटल पैसा उनको जितना उनकी लायबिलिटीज है, तो टोटल एनडीटीएल का 0.75% एक टाइम में वो बोरो कर सकता है आरबीआई से। तो ये एक बहुत कम अमाउंट है। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी गया तो वो आगे ओवरऑल इंटायर लोन जनरेट करने में बड़ा चेंज नहीं कर सकते इंटरेस्ट रेट में, ये बैंकों का कहना है। तो इस समस्या को समझते हुए आरबीआई सेड कि हाँ वाकई ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम तो है, ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है तो क्रेडिट का फ्लो हर्ट हो रहा है इकॉनमी में, क्रेडिट का फ्लो हर्ट हो रहा है तो ओवरऑल डिमांड जो बहुत बुरे हालात चल रहे थे 2018-19 ऑनवर्ड्स ही हमारी इकॉनमी डाउनवर्ड जा रही है बहुत सारे कारणवश, तो उसके और बदतर हालात हो रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम्स को आउटलाइन करना होगा। तो पहला आउटलाइन मैंने बता दिया कि आपको ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे हैं पॉलिसी का, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, बैंक कर नहीं सकते हैं, क्रेडिट का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, लिक्विडिटी के और कंसर्न्स बने हैं। आईएलएनएफएस की कहानी सभी को लोगों को मालूम है कि एनबीएफसी सेक्टर में किस तरीके के लिक्विडिटी के हालात हैं, या दूसरे बैंकों में लिक्विडिटी के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, अभी येस बैंक के हालात देखिए। तो इन सारे सिनेरियोज के चलते आरबीआई ने इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए एक नया टूल यूज करने की सोची। वो टूल क्या था? दैट इज एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। देखिए इन ईदर केस आरबीआई ने पैसा देना है बैंक्स को, ये बैंक्स हैं, आरबीआई है, तो आरबीआई मनी लेंड करेगा बैंक्स को, बट एलटीआरओ के केस में ये मनी लॉन्ग टर्म के लिए लेंड करी जाएगी। लॉन्ग टर्म इट मे बी 1 to 3 years के समय के लिए बैंक्स को ये पैसा लेंड करा जाएगा, और इस पे जो ब्याज चार्ज करेगा आरबीआई दैट इज इक्वलेंट टू द रेपो रेट ऑफ करंट टाइम्स। अब जो रेपो रेट है वही ब्याज दर लगेगा, और बैंकों को 28 दिन के मुकाबले 3 साल तक का ये पैसा मिल गया, और उस पैसे को वो आगे लेंड कर सकते हैं। इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, इकोनॉमी में जो क्रेडिट है, उसकी अवेलेबिलिटी होगी, ओवरऑल जो इस वजह से हमारा स्लो डाउन आ रहा था वो ठीक हो जाएगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। इस टेक्निक के माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया आरबीआई ने हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट करने का प्लान किया 15 फरवरी 2020 ऑनवर्ड्स। तो दिस वाज एलटीआरओ। कॉमन डिफरेंस है 28 दिन वहां पे था, यहाँ पे 3 साल है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आरबीआई ने विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी रेट्स हम लोग नई इन्वेंशन यहाँ पे कर दी। ऑल्दो ये नई इन्वेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी कुछ बैंक्स इसको यूज कर रहे थे। अब क्यों आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस करा मेंस पर्सपेक्टिव में, ये आपको समझना होगा। तो मैंने इसके कारण पिछली 2 स्लाइड्स में आपको बताए। कारण क्या था? ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था इकॉनमी में, लिक्विडिटी का क्राइसिस था, ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन था, उसको रिवर्स करना है, क्रेडिट का फ्लो अवेलेबल करवाना है, इसलिए एलटीआरओ हम लोग लेके आए। अब एलटीआरओ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो एलटीआरओ आरबीआई की इन्वेंशन नहीं है, कुछ लोग नॉर्मली ऐसा बोल रहे थे, हर्ड सम यूट्यूबर्स। तो एलटीआरओ सबसे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू करा जब यूरोप में सोवरेन डेट क्राइसिस आया था 2008 के आसपास, 2008 के सब प्राइम हाउसिंग क्राइसिस के बाद।
तो देन उस टाइम दो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी अब्रीविएशन है, वो लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस थी, बट इसका पर्पस सेम ही था, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को लोन दे रहे थे सेंट्रल बैंक। अमेरिकन जो सेंट्रल बैंक है, फेड रिजर्व है, वो भी इस तरीके का काम करता है, लेकिन वो बैंकों को पैसा नहीं देता। अमेरिकन फेड रिजर्व डायरेक्टली कंपनीज के बॉन्ड्स खरीद लेता है, तो उनको एलटीआरओ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। आरबीआई ने आज तक ऐसा काम किया नहीं है डायरेक्टली कंपनीज के साथ डील करने का, तो हम लोग बैंक्स के माध्यम से ऐसा करना चाह रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं, टारगेटेड एलटीआरओ। टीएलटीआरओ क्या है? तो टारगेटेड एलटीआरओ ही है, ये भी 3 साल, 1 से 3 साल तक का लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा है। एलटीआरओ बिकम्स टारगेटेड व्हेन हम बैंक्स को बोल देते हैं कि भाई ये लो पैसा, इस पैसे को इतने दिन में इन कंपनीज में आपने लोन देना है या इन्वेस्ट करना है, तो वो टारगेटेड बन गया। हम टारगेटेड एलटीआरओ मार्च ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, तो बैंक्स को बोला गया कि भाई इतने पैसे हैं, आप लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट मार्केट में लगाने हैं। यानी कि कंपनीज के जो भी डेट मार्केट्स हैं, कंपनी के जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उन आइटम्स में लगाने। देखिए अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। फरवरी ऑनवर्ड्स, मार्च ऑनवर्ड्स यूल फाइंड कि जो महामारी है उसका बहुत हालात ख़राब हो गए। तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो भी लोगों का पैसा मार्केट में लगा हुआ था, उनके सेंटिमेंट्स बिल्कुल ख़राब हो गए और बड़े सेल ऑफ्स होने लगे। सभी लोग अपने जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स थे, उनको रिडीम करवा के जा रहे थे अपना पैसा लेके कि भाई अभी मार्केट का पता नहीं क्या होगा। तो हमारी मार्केट में रिडेम्पशन का प्रेशर आया। रिडेम्पशन का प्रेशर आते ही बड़ी जो भी डेट मार्केट्स थी, जैसे लाइक कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स, जिन कंपनीज ने रिलीज करके पैसा लिया था, उनमें लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्रंच आ गया। अब ये समय था, या तो हम लोग कोई डिस्ट्रेस्ड टेक ओवर्स देखते किसी और कंट्री के द्वारा, या हम लोग उनको सपोर्ट करते। तो वर्किंग कैपिटल तो सभी को चाहिए होगा, तो आरबीआई सेड कि अभी टारगेटेड एलटीआरओ करेंगे, जिसमें बैंक्स को इन्वॉल्व करके इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करवाया जाएगा। बैंक्स को प्रॉपर कंडीशंस दी गई, ऐसा नहीं कि फ्री में पैसा ले लो और आप उसको लेके बैठे रहो। बैंक्स को पुश करने के लिए उनको कंडीशंस दी गई कि जितना भी पैसा आप टीएलटीआरओ के अंडर लोगे, उनको 30 वर्किंग दिनों के अंडर आपको डिप्लॉय करना है, आपको इन्वेस्ट करना है बताई गई टाइप की कंपनीज में। और भी कंडीशंस थी कि एक कंपनी में इतने % करना है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते, तो ज़्यादा कंडीशंस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। और इतना भी बोला गया कि 50% पैसा, एटलीस्ट 50% पैसा जो होगा वो आपको प्राइमरी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना होगा। प्राइमरी मार्केट यानी कि जो कंपनीज को फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, ना कि वो सेकेंडरी मार्केट। अब इन हार्श कंडीशंस के चलते बैंक मायूस हो गए कि भाई अब क्या करेंगे। बैंक सेड, इस लाइव मिंट का हेडिंग देखिए पिछले हफ्ते का, दैट इज आरबीआई सेड लेंड प्लीज, बैंक सेड नो, मनी विद यू इज सेफर। तो बैंक्स को लगा कि अभी लेंड नहीं करना, तो पैसा जो है वो आरबीआई के पास पड़ा रहने दे, अपना पैसा भी, और एलटीआरओ में भी उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स लग रही थी। तो उसको रेटिफाई करने के लिए, इन हार्श कंडीशंस को ठीक करने के लिए, राइट नाउ तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गया है। पिछले महीने से, मार्च से भी अप्रैल में हालात ख़राब हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई सेड अभी 2.0 की आवश्यकता है भैया। अब इस टाइम पे चेंजेस क्या करेंगे? तो कंडीशंस ही चेंज होंगी। टारगेटेड है तो सर्टेन टारगेट्स को रीडिफाइन करा गया, सर्टेन कंडीशंस को रीडिफाइन करा गया। पहली कंडीशंस थी 30 दिन में आपको पैसा, वर्केबल कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, अब उसको बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। देन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अब कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करेगी। हमें लगा कि जो स्मॉल साइज्ड मिड साइज्ड एनबीएफसीज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ज़्यादा खतरा है। तो उनके लिए, उनके जो भी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, बैंक्स को बोला कि आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करिए, एटलीस्ट 50% तो यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, और आरबीआई वगैरह को दिया गया। अब बैंक बोले, एक समस्या और थी यहाँ पे, तो उसको आरबीआई ने अभी क्लैरिफाई करा है थोड़ा टाइम पहले। बैंक सेट की प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक कंडीशन है अपने देश में कि जितना भी पैसा आप लोग लैंड करोगे, उसका 40% जो है वो सिर्फ डेजिग्नेटेड प्रायोरिटी सेक्टर्स में करना है, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर इज देयर, एमएसएमईज इज देयर, या उसकी एक लिस्ट है। अगर 40% यहाँ करना है, 50% आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि आप सिर्फ स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को करिए, तो हम कहाँ जाएंगे? सो आरबीआई ने अभी क्लैरिफिकेशंस दिया है कि प्रायोरिटी सेक्टर वाला जो कंडीशन है वो इस टीएलटीआरओ के ऑपरेशंस पे, टीएलटीआरओ 2.0 के ऑपरेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशंस
कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करा गया, तो बैंक्स को थोड़ा रिलीफ हुआ और हमें उम्मीद है कि अभी आने वाले टाइम में TLTRO काफ़ी सक्सेसफुल होगा। इसके लिए RBI ने 50,000 करोड़ जो है वो बैंक्स को दिया है, बाकी का 50,000 करोड़ जो है सिडबी, नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस को दिया है, सो दैट हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और NBFCs को फंड कर सकें। So that's all about the basic information about LTRO, TLTRO। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं दोबारा वीडियो या आपको कमेंट पे रिप्लाई करके बता दूंगा जो भी चीज़ें।